डियर स्टूडेंट्स, आपके क्लास 10th के फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास हो चुकी है। आज मैं आपका बायोलॉजी का क्लास लूँगा, ठीक है। बायोलॉजी फाउंडेशन क्लास लूँगा और बायोलॉजी फाउंडेशन क्लास में लेने से पहले जो है कुछ बातें आपको बता दूँ जो आपके बोर्ड और आगे फर्दर जो है 11th-12th के लिए इम्पोर्टेंट होगा। 11th-12th में जो आपके सब्जेक्ट स्ट्रीम सिलेक्शन में आपके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। एक्चुअली ये होता क्या है कि आप जब क्लासेस चलते हैं तो स्टार्टिंग के क्लासेस में क्या होते हैं, आप सीरियस नहीं होते हैं तो आपके जो है नोट्स प्रिपेयर नहीं होते हैं, आप लेक्चर्स को प्रॉपरली सुनते नहीं हैं, ठीक है। अभी क्या करना होगा आपको, अभी आपका बोर्ड है तो बोर्ड में आपको 9th के कंपैरिजन में 10th में ज़्यादा सीरियसली आपको लेक्चर्स को सुनना होगा, ठीक है। और लेक्चर्स सुनने के साथ साथ आप जो है नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने में आपको ये ध्यान देना होगा कि टीचर्स ने क्या क्या पॉइंट्स बोला आपको क्लास में, प्लस जो आपके बोर्ड पे कंटेंट्स होते हैं वो क्या क्या कंटेंट्स हैं वो भी आपको अपने नोट्स में, लेक्चर नोट्स में आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप एनसीईआरटी के कितने पॉइंट्स और लाइंस आपके दिमाग में हैं और कितने आप एग्जाम्स में उन आप लिख रहे हैं उसको, ठीक है। तो नोट्स आपको इस साल बहुत सीरियसली नोट्स बनाना है आपको। मैं अभी जो लास्ट एग्ज़ाम बोर्ड का हुआ है मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नोट्स प्रॉपर नहीं बनाते हैं। नोट्स प्रॉपर नहीं बनाते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन टफ हो जाता है। वो बहुत सारे कॉपीज़ लेके बैठते हैं और अलग अलग कॉपीज़ में अलग अलग टॉपिक्स और आपके नोट्स होते हैं तो आपको रिवीजन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। रिवीजन फास्ट करना हो तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स का होना ज़रूरी है और सो दैट मैं ये आपको इंफॉर्मेशन फर्स्ट डे बता रहा हूँ कि आपको ऐसा ना हो कि आपने बताया नहीं सर इसलिए मैंने नोट्स नहीं बनाया। नोट्स आपको बनाना है, ठीक है। और ये जो वीडियो आपको बना रहा हूँ ये वीडियो इसलिए बनवा रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियोस मैं यूट्यूब पे लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके कभी भी इसको देख सकते हैं और कई बार देख सकते हैं इसको। जब भी आपको कोई पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे आपको और उसमें प्रॉब्लम आए तो आप उसको रिपीट कर सकते, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। नोट्स की बात हो गई, नोट्स लेक्चर सुनने की बात हो गई। अब बात करते हैं कि आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में टोटल साइंस में चैप्टर्स कितने हैं। टोटल साइंस में चैप्टर कितने हैं तो मैं आपको बताऊं, टोटल जो है 15 चैप्टर्स हैं। टोटल कितने हैं, 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें एक आपका चैप्टर और भी है वो है आवर एनवायरमेंट्स, ठीक है। और आवर एनवायरमेंट्स एक्चुअली में केमिस्ट्री में भी आता है और आपका बायोलॉजी में भी आता है तो उसको इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हो जाएंगे 16। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हो जाएंगे 16, ठीक है। और ये जो 16 चैप्टर है ये साइंस में आपको सीक्वेंस वाइज आपको मिलेंगे, साइंस के आपके कंटेंट्स में मिलेंगे। और उस 16 चैप्टर में से आपके बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, थर्ड आपका हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस है, फोर्थ आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, फिफ्थ आपका आवर एनवायरमेंट्स है, ठीक है। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जब आप कंटेंट्स देखेंगे तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 7 है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। देन आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर नंबर 9 है और आवर एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 15 है, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री में भी आता है और आपका बायोलॉजी में भी आता है, ठीक है। ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनमें आपको पढ़ना क्या है, जैसे लाइफ प्रोसेस है तो लाइफ प्रोसेस तो जस्ट मैं आज लेक्चर्स जैसे ही आगे जाएगा आज का मैं वैसे ही लाइफ प्रोसेस को बता दूंगा आपको, ठीक है। वैसे मैं रफली बता देता हूँ लाइफ प्रोसेस में पढ़ना क्या, आपको जो भी लिविंग सिस्टम में या ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी
लिविंग सिस्टम को मेंटेन करने वाले जो प्रोसेस है वो सारे इस चैप्टर में इंक्लूड होने वाले हैं। जैसे सपोज दैट मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ और लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइव रहना है, जिंदा रहना है, तो उसके जिंदा रहने के लिए बहुत सारे प्रोसेस बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बॉडी फ्लूइड इन सर्कुलेशन, जैसे बॉडी में ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है वो जरूरी है, रेस्पिरेशन जरूरी है, एक्सक्रीशन जरूरी है आपके लिए, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स की जरूरी है। ठीक है, ऐसे आपके एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत होती है, क्योंकि हार्मोन्स नहीं रहेंगे तो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस रेगुलेट नहीं हो पाएंगे। ऐसे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में। और ये चीज मैं यहीं पे रोक रहा हूँ क्योंकि ये तो डिटेल मुझे पढ़ाना ही है। इसके बाद मैं चलता हूँ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। तो आपको बता दूं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको 2 चीजें पढ़नी है। आपको एक नर्वस सिस्टम पढ़ना है और एक आपका हार्मोनल सिस्टम पढ़ना। हार्मोनल सिस्टम पढ़ना, आपको ध्यान दीजिएगा, हर एक वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं फाउंडेशन क्लास आपकी ले रहा हूँ और इसमें आपको अच्छी बातें ही बताऊंगा। तो मैंने क्या बताया आपको, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में आपको 2 सिस्टम पढ़ने हैं। एक नर्वस सिस्टम पढ़ना है। नर्वस सिस्टम में आपको यूजुअली पता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स, ठीक है, और साथ ही साथ इसका किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के साथ कैसे ये वर्क करेंगे ये आप पढ़ेंगे। सेकेंड जो सेगमेंट है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का, वो क्या है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको आप केमिकल कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं, जिसमें हार्मोन्स की बातें होती हैं। और आप सबको पता है कि हार्मोन्स क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस को। ठीक है, रेगुलेशन का मीनिंग है कि कभी जरूरत है तो प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाए, और कभी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो प्रोसेस स्लो हो जाए। ठीक है ना, जैसे कि कोई आप फैन का रेगुलेटर होता है, तो फैन के रेगुलेटर को क्या करते हैं, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग फास्ट कर देते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको स्लो कर देते हैं। तो ऐसे ही आपका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर आपका चलेगा, जिसमें आप रेगुलेशन की बात करेंगे, आइदर नर्वस सिस्टम से हो और एंडोक्राइन सिस्टम से हो। ठीक है, थर्ड जो है आपका चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। देखिए, ये ऑर्गेनिज्म तो अपने आप में यूनिक है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। और आपको पता है कि रिप्रोडक्शन जो है क्यों इम्पोर्टेंट होता है, रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट होता है आपको पता है। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, रिप्रोडक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो नए जनरेशन आएंगे वो रिप्रोडक्शन के थ्रू आएंगे। ठीक है, नए जो जनरेशन आएंगे वो रिप्रोडक्शन के थ्रू हो, चाहे वो कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म हो, उसका नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, रिप्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, और इसमें डिफरेंट आपके मेथड्स आपको मिलेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि जो भी आपके सामने ये चैप्टर्स दिख रहे हैं, क्लास 10th के चैप्टर्स, ये सारे चैप्टर आपको 11th और 12th में मिलेंगे जब आप 11th 12th में जाएंगे। ठीक है, तो ये भी जरूरी है कि इन चैप्टर्स को आप सीरियसली पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप इसको अभी थोड़ा सा सुपरफिशियली पढ़ लिया और फिर जो है 11th 12th में डिसाइड किया तो मालूम चला कि हमने तो सुपरफिशियली पढ़ा, बेसिक्स नहीं पढ़ा, हमने सर की बातें और सर के पॉइंट्स हमने कैरी नहीं किया, उसको लर्न नहीं किया, उसको मेमोराइज नहीं किया, तो हर चीज वहां पे नहीं लगेगी आपको। जब आप चीजों को कैरी करते हैं, मेमोराइज करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, तो आपको जो है आगे के क्लासेस में एफर्ट कम लगाना होता है, ये जरूरी होता है। ठीक है, और ये मैं हर बार हर क्लास में मैं यही बोलता हूँ कि जो भी आपके सिलेबस कंटेंट है उसको पूरा पढ़ने की कोशिश करिए। आप कोशिश करेंगे 100%, और अगर 100% में 90% भी पढ़ लिया तो आप कॉम्पिटिशन्स क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है आपको। 100% में आपको 100% किसका पढ़ना है, आपको NCERT टेक्स्ट बुक पढ़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है साइड बुक उठाया और बहुत सारा साइड बुक पढ़ लिया और कंफ्यूज हो गया, नहीं, आपको NCERT पढ़ना है। जो भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स हो रहे हैं आजकल, वो सारे नेशनल लेवल के एग्जाम्स में आपके 90% क्वेश्चंस NCERT से पूछते हैं। ये बार बार मैं बोलता हूँ क्लास में, और आप बार बार शायद भूल जाते हैं, लेकिन आपको भूलना नहीं है,
क्योंकि इस बार आपका बोर्ड है, बोर्ड में नहीं पढ़ा तो फिर बोर्ड में मार्क्स कैसे मिलेगा आपको, नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं आपके हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पे। तो ये भी चैप्टर आपका क्लास 12 में मिलेगा। हेरिडिटी में आप क्या पढ़ेंगे, आप कैसे कैरेक्टर्स वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, में ट्रांसफर कैसे होते हैं, कैसे इनहेरिट होते हैं कैरेक्टर्स, इसका पूरा हिस्ट्री, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको, इसके जो जितने भी रूल्स हैं, लॉ हैं, वो सारे हेरिडिटी में आपको मिलेंगे। हाँ, क्लास 12 में थोड़ा सा लॉ जो है वो थोड़े कम है, उसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज आपको कम मिलेंगे, बट कॉन्सेप्ट जो मेन है आपको क्लास 10 में मिलेगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है इस चैप्टर का है वो है इवोल्यूशन। तो आपको बता दूं कि इवोल्यूशन तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर इसको स्टोरी के फॉर्म में आप पढ़ते हैं इवोल्यूशन चैप्टर को तो मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, जब आप इस इवोल्यूशन चैप्टर को एग्जाम्पल्स वाइज पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा बोरिंग लगता है और आप इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इरिटेट नहीं होना है। अभी क्लास 10th में आपको हिस्ट्री के फॉर्म में ही पढ़ना है इवोल्यूशन को। इवोल्यूशन में आपको कैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, कैसे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, फिर कैसे अर्थ पे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, ये सारी बातें आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़नी है और थोड़े थोड़े कुछ जगहों पे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्लास 10th में नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप क्लास 12th में जाएंगे, क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो वहां पे आपको ये फिर से ये चैप्टर आपको मिलेगा और वहां पे डिटेल मिलेगा आपको। बहुत सारे उसमें टेबल आपको लर्न करने पड़ते हैं, एग्जाम्पल्स लर्न करने पड़ते हैं, लॉ के अंदर सब लॉ आपको लर्न करने पड़ते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल इसको यहीं पे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। मैंने बस ये कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको कि आप हर एक चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन आपको मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आवर एनवायरमेंट्स। तो आवर एनवायरमेंट्स में आपको सब पता है पोल्यूशन क्या है, कैसे पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं, ये इसका बेसिक सबको पता है, बट आपको यहाँ थोड़ा कंटेंट बढ़ाना होगा क्लास 10th के अकॉर्डिंग। फिर जैसे आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पे भी मिलेगा, वहाँ पे थोड़ा और कंटेंट बढ़ पाएंगे। ठीक है, वहाँ एनवायरमेंट्स में जो पोल्यूशन है उनके जो है कंट्रोलिंग के मेथड्स वगैरह एक्स्ट्रा आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके पूरे कंटेंट थे क्लास 10th के बायोलॉजी के। ठीक है, और यहीं पे मैं इसको रोक रहा हूँ और आपका आज जो है एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वो चैप्टर क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लिस्टिंग करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हो कि जब भी मैं क्लास लेता हूँ तो क्लास के जो कंटेंट्स हैं, उसके जो टॉपिक हैं, उसका एक सीक्वेंस में बना देता हूँ हमेशा। सीक्वेंस नहीं बनाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप रैंडमली पढ़ेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम और कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो इसमें भी मैंने क्या किया है, कंटेंट्स बनाया है। कंटेंट्स में मेजर जो कंटेंट्स हैं वो बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट जो है आपका इंट्रोडक्शन है। आपको वैसे भी पता है कि एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें पहले आपको मिलता है क्या, पहले इंट्रोडक्शन मिलता है आपको। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आपको जस्ट बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टॉपिक व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इस पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद से जो थर्ड आता है लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस, मतलब कि जो भी एक लिविंग सिस्टम को सरवाइव करने के लिए जो प्रोसेस की जरूरत होती है, किसी भी लिविंग सिस्टम की, आइदर इट इज प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, इवन वो मल्टी सेलर हो, इवन वो यूनिसेलर हो, कुछ भी हो, उन सब में कुछ बेसिक प्रोसेस होते हैं। अगर वो प्रोसेस नहीं होंगे तो लाइफ प्रोसेस या सर्वाइवल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लाइफ की एक्टिविटी, लाइफ की को मेंटेन करने वाले जो भी बेसिक एक्टिविटीज होते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये कंटेंट भी हो गया आपका। और इस कंटेंट में मैं आपको बताऊं, जो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन जो है अपने आप में यूनिक है।
क्यों यूनिक है? क्योंकि आप जब भी आप YouTube पे आप सर्च करेंगे तो लाइव प्रोसेस का इंट्रोडक्शन जो है वो लैक आपको मिलेगा, मतलब आपको नहीं मिलेगा। जितने भी आपके वीडियोस आपको मिलेंगे वो सब में डायरेक्टली वो क्या है, आपका ये न्यूट्रिशन से स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, और इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग नहीं हुई। इंट्रोडक्शन अपने आप में एक यूनिक है, टफ माना जा सकता है। और अगर इंट्रोडक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपके ऑब्वियसली आपके आगे के जो चैप्टर्स के जो टॉपिक्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि माइंड मेकअप करने का काम जो है वो कौन करता है? इंट्रोडक्शन करता है। और हमेशा मैं इंट्रोडक्शन स्ट्रांगली पढ़ाता हूँ, उसके बाद स्टूडेंट्स जो है अपने आप उस टॉपिक को समझ लेते हैं। और लर्न करना और मेमोराइज करना तो अपने अपने टैलेंट की बात है, अपने अपने स्किल की बात है कि कौन कितना उसको मेमोराइज कर रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जाना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए हम टीचर्स यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या यूट्यूब से क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। और इंट्रोडक्शन जब आप पढ़ेंगे तो मैं बताऊं आपको कि इंट्रोडक्शन में आपके पूरे के पूरे 3 पैराग्राफ डिस्कस हैं, ठीक है ना। आप जब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो किसका इंट्रोडक्शन? लाइव प्रोसेस का इंट्रोडक्शन। लाइव प्रोसेस के इंट्रोडक्शन में आपको टोटल आपको 3 पैराग्राफ आपको मिलेंगे, और तीनों पैराग्राफ में जो है आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ हर एक पैराग्राफ में एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। पैराग्राफ नंबर 1 में भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, पैराग्राफ नंबर 2 में भी एक क्वेश्चन मिलेगा, पैराग्राफ नंबर 3 में भी एक क्वेश्चन मिलेगा। और आपको बता दूं कि जितने भी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं वो क्लास 6 से और 12 तक, उसमें जो इटैलिक फॉन्ट में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है, वो अपने आप में यूनिक भी होते हैं, ठीक है। और उसके आंसर जब आप पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि रियली में वो क्वेश्चन अपने आप में यूनिक होते हैं, ठीक है। और शायद यही वजह है कि बहुत सारे टीचर्स इसको या बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी नॉलेज नहीं रखते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उस फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ना क्या है, ठीक है। पढ़ना क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट पैराग्राफ में सबसे पहले जो डिस्कस किया गया है वो डिस्कस ये किया गया है कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या है। लिविंग और नॉन लिविंग क्या है तो ये लिविंग और नॉन लिविंग सिंपल थिंग है आपके लिए, ठीक है। आप क्लास 6 से इवन आप क्लास 4 से भी आप लिविंग नॉन लिविंग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो आप जब हायर क्लासेस में जाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि हर एक चीज़ पढ़ने का उसका जो कंटेंट है, डिस्कशन जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। उसमें थिंकिंग लेवल भी हाई होता जाता है, ठीक है। तो मैंने जो अभी बताया आपको, क्या बताया कि फर्स्ट पैराग्राफ में लिविंग और नॉन लिविंग को जस्टिफाई करना है। लिविंग के 2 मोड डिस्कस किए हैं, ठीक है। लिविंग के 2 मोड जो है वो डिस्कस किए गए हैं, मैं आपको बताऊंगा। फिर लिविंग नॉन लिविंग को प्लांट और एनिमल में भी डिस्कस किया गया है, ठीक है। मतलब कि प्लांट में और एनिमल में कैसे लिविंग नॉन लिविंग को हम मतलब उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। जैसे कोई नॉन लिविंग मटेरियल है और प्लांट और एनिमल्स है, फिर उसमें एक साथ तीनों की कंपेयरिंग हम कैसे करेंगे। प्लांट और एनिमल्स दोनों तो लिविंग ही है, बट किसी नॉन लिविंग से कंपेयर करेंगे तो प्लांट में क्या खास बात है, एनिमल में क्या पॉइंट है, ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ क्वेश्चन भी होंगे। अभी जब मैं फर्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि कैसे आपको इंट्रोडक्शन कैसे पढ़ना है, आपको कैसे इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ना है, ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। और जिसमें कि मैंने 3 पैराग्राफ आपको बताया कि इसमें टोटल कितने हैं पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ इसमें मेंशन है। फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें मैंने बताया लिविंग और नॉन लिविंग की बातें होंगी, उसमें सारे लिविंग के एग्जाम्पल्स और नॉन लिविंग के एग्जाम्पल्स कंपेयर करके और फिर इसको जस्टिफाई किया गया है, ठीक है। उसके बाद से कुछ कंक्लूजन भी निकाला गया है। कंक्लूजन कैसे निकाला गया है कि जब लिविंग के अंदर हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं, मैंने जस्ट बताया कि प्लांट एनिमल में भी डिस्कशन होगा, और जब आप प्लांट एनिमल में डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर हैं डिस्कशन करने के, ठीक है। जैसे कि आप न्यूट्रिशन ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आप सबको पता है कि जो आपका प्लांट है वो ऑटोट्रॉपिक नेचर का होता है और जो एनिमल होता है वो हेटेरोट्रॉपिक नेचर का होता है,
इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। ये आप डिस्कस कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने इसको डायरेक्टली ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक इंट्रोडक्शन टॉपिक में मेंशन नहीं किया है। एनसीईआरटी ने इसको कैसे मेंशन किया है, ग्रीन नॉन ग्रीन करके, मतलब ग्रीनिश जो पार्ट है प्लांट का, या प्लांट में भी जो नॉन ग्रीनिश पार्ट है वो, प्लस एनिमल्स में ग्रीन जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे करके ये डिस्कस किया गया है, ठीक है, ऐसे करके डिस्कस किया गया। और फिर इसके बाद जो सेकेंड पैरामीटर जो डिस्कस किया गया है वो सबसे ज्यादा टफ है, और वो क्या है, मूवमेंट को लेकर। मूवमेंट, लोकोमोशन में बोलूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लोकोमोशन में, क्योंकि सबको पता है कि प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता और एनिमल्स में लोकोमोशन होता है, ठीक है। बट जब आप मूवमेंट्स पैरामीटर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी वहां पे। मूवमेंट्स को लेकर आप प्लांट और एनिमल्स में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आती है, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। इसलिए मैंने बोला आपको कि जो आपका एनसीईआरटी है अपने आप में यूनिक है, इसके पॉइंट्स आपको हमेशा सीरियसली पढ़ने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसी लाइन मुझे नहीं मिलती है जिसमें कॉन्सेप्ट ना हो एनसीईआरटी के, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट्स है इसको लेकर अभी डिस्कशन होगा फर्स्ट पैराग्राफ में। फिर इसके बाद से आप जाएंगे मूवमेंट्स में रिफाइनमेंट करेंगे। मूवमेंट्स में आप क्या करेंगे, रिफाइनमेंट्स करेंगे। मूवमेंट्स में एक्चुअली क्या है, मूवमेंट्स को रिलेट किया गया है, वायरस के केस में भी रिलेट किया गया है, और मूवमेंट्स को जो है इनविजिबल फॉर्म में भी इमेजिन किया गया है, ठीक है। मूवमेंट्स को इनविजिबल मतलब कि जो ना दिखे, उस फॉर्म में भी इसको मूवमेंट को अप्लाई करके और उसके थॉट को निकाला गया है। ये सेकंड पैराग्राफ में मेंशन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सेकंड पैराग्राफ है वहां पे मूवमेंट्स का जो है रिफाइनमेंट किया गया है। मूवमेंट्स को बताया गया है कि मूवमेंट्स मॉलिक्यूलर लेवल पे भी होते हैं, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं ये विजिबिलिटी में नहीं होते हैं। इसको आप अगर चाहे नेकेड आई से देखना तो आप देख के बता नहीं सकते हैं, ठीक है। ये सेल के अंदर हो रहा है और आपको पता नहीं चलता है जब तक कि आप इसका साइटोलॉजिकल, बायोकेमिकल या इसमें आप इंक्लूड कर लीजिए माइक्रोस्कोप या अदर किसी टेक्निक का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप इनविजिबल मूवमेंट्स को नहीं देख सकते, ठीक है। आगे मैं डिस्कस करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। फिर अब आते हैं कि वायरस में क्या मूवमेंट होता है, ये भी सेकंड पैराग्राफ का है। वायरस में क्या मूवमेंट होता है, क्या है वायरस, वायरस को मूवमेंट्स को कैसे रिलेट करेंगे, ये भी आपका डिस्कशन में दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ। तो थर्ड पैराग्राफ में आपको ये बताया जाएगा कि कैसे जो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स किसी लिविंग सिस्टम के लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो क्या क्या चीजें हैं लिविंग सिस्टम में जिसके लिए आपको मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। आप बार बार मेरे मुंह से सुन रहे होंगे कि मैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, वाकई में ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आपको 11th-12th में नहीं मिलेंगे। ये 10th में दिया गया है, इंट्रोडक्शन में दिया गया है, और ये अपने आप में यूनिक है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि 3 पैराग्राफ हैं, टोटल 3 पैराग्राफ, और उसमें हर एक पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन भी है, कुछ कॉन्सेप्ट भी है, कुछ पॉइंट्स भी है जो आपको लर्न करना है, ठीक है। लर्न करना है, समझना है आपको। कॉन्सेप्ट तो आप समझेंगे और बाकी जो कंटेंट्स आपको लर्न करने होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस पैराग्राफ में आपको लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बताया गया है, और लिविंग और नॉन लिविंग आपको डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन और मूवमेंट, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके बिहाफ पे आप देखेंगे कि एक कोई जो है सब्सटेंस, कोई टेबल, कोई चेयर, वो क्या है, नॉन लिविंग है। बट हम और आप और या बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले लीजिए, वो क्या होगा, लिविंग होगा। हाँ,
लिविंग का जो मोड है वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। लिविंग के मोड डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग में तो क्लियर कट ज़्यादा डिस्कशन ही नहीं करना है। आपको जूनियर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो एक नॉन लिविंग सब्सटेंसेस में लाइक चेयर टेबल में नहीं होता है, लेकिन एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो लिविंग प्रोसेस होते हैं, वो लिविंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। लिविंग प्रोसेस में आपको बताऊं, लिविंग सिस्टम में, लिविंग सिस्टम को एनसीईआरटी ने क्या किया, दो मोड में कन्वर्ट किया है, दो मोड में कन्वर्ट किया है, दो मोड में बताया है। एक मोड जो है वो वर्किंग फॉर्म में बताया है। वर्किंग फॉर्म में जैसे कि कोई जो है कोई एक मैन जो साउटिंग कर रहा है, कहीं रोड पे खड़े होकर रोड साइड में जोर जोर से साउटिंग कर रहा है, चिल्ला रहा है वो, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, लिविंग है और साथ में एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे वर्क जो है वो वर्क में डोमिनेंसी दिख रही है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई डॉग जो है, ठीक है, ऐसे ही कोई डॉग जो है रोड पे रनिंग करे, ये भी क्या होगा, आपका एक एक्टिव एग्जाम्पल होगा लिविंग का। लेकिन अगर काऊ, डॉग, मैन अगर स्लीपिंग मोड में हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी लिविंग फॉर्म है, लिविंग सिस्टम है, बट मोड क्या है, चेंज है। मोड क्या है, चेंज है। हम जब हायर क्लास में इसको पढ़ाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि जब आप वर्क करते हैं तो आपके बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो हाई हो जाता है, आपका बीएमआर रेट हाई हो जाता है। लेकिन जब आप स्लीपिंग मोड में होते हैं, रेस्टिंग मोड में होते हैं, यहाँ मैंने लिख रखा है रेस्टिंग मोड, रेस्टिंग मोड में होते हैं, तो आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो स्लो रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो प्रोसेस पहले हो रहे थे वो रुक जाएंगे, रुकने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है बॉडी में। कोई भी प्रोसेस जो हो रहा है, बेसिक प्रोसेस, वो हमेशा होगा। O2 का यूज होना, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होना, CO2 का फॉर्मेशन होना, ब्लड का पंप होना हार्ट से, ठीक है। जब आप स्लीपिंग मोड में होते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वर्क करता है। कहने का मतलब कुछ ना कुछ लेवल में आपके जो इसेंशियल बेसिक जो वर्क है वो हमेशा होते हैं। वर्क का रेट जो है फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है, वो डिपेंड करता है मोड पे। मोड क्या है, एक्टिव मोड है एक, और आपका दूसरा क्या है, रेस्टिंग मोड है। ये चीज ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ आपको, इस पे ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की तरह की आपको बहुत सारा एक्सरसाइज मिलने वाला है। इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप करेंगे और आपको खुशी होगी। यहाँ पे आपको अपना दिमाग यूज करना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, क्योंकि आपको अगर बायोलॉजी लेनी है या साइंस लेनी है आपको, या कोई भी सब्जेक्ट लेना है आपको, तो साइंस में पढ़ना है अगर आपको, तो आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक स्ट्रांग करने के लिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन पे, मैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन पे मैं जो इतना टाइम दे रहा हूँ आपको, इसीलिए दे रहा हूँ कि आपका बेसिक स्ट्रांग हो, आपकी थिंकिंग हाई हो। तो जब थिंकिंग हाई हो जाएगा तो आपके आगे के चैप्टर्स और टॉपिक आपके स्मूथली चलेंगे और आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। डे बाय डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, आपको पता है ना कि डे बाय डे आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, तो आपको सीरियसली पढ़ना होगा, अदरवाइज आप कहीं किसी भी कॉम्पिटिशन में आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, अब ये जो लिविंग का एक्टिव और स्लीपिंग फॉर्म था या रेस्टिंग फॉर्म था, ये आपको समझ में आ गया। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको अच्छे से, डॉग का एग्जाम्पल दिया, एक मैन का एग्जाम्पल दिया, ये ऐसे एग्जाम्पल दे के आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन, इसी पॉइंट के लिए जो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ नंबर फर्स्ट के फर्स्ट लाइन में जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव, ठीक है। कैसे आप कह सकते हैं कि कोई चीज जो है लिविंग फॉर्म में है और कोई चीज नॉन लिविंग फॉर्म में है, ठीक है, कैसे बोल सकते हैं। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया, क्या बताया, कि जो नॉन लिविंग सबस्टेंसेस होते हैं, लाइक ये एनसीईआरटी की बुक है, क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन मैं क्या हूँ, लिविंग है। क्यों मैं लिविंग हूँ,
क्योंकि देखिए मेरे बॉडी में मूवमेंट्स हो रहे हैं, मेरा नेक मूव कर रहा है, हैंड मूव कर रहा है, ठीक है ना। बट ये जो आपकी बुक है ये मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग। ये रिस्पायरेशन नहीं कर सकता है, ये सर्कुलेशन नहीं कर सकता है, बट मेरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, रिस्पायरेशन हो रहा है, तभी मैं यहाँ पे आपका क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, ठीक है। ये एक तरीके से आपके लिए एक्सरसाइज भी है, इसका देखता हूं मैं कि आप कितना परफेक्ट इसका आंसर लिखते हैं। अब आते हैं कि लिविंग में जो प्लांट एनिमल है उसको कैसे एक दूसरे से अलग करेंगे, ठीक है, मतलब डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, या उसमें क्या सिमिलरिटीज है, इस पे बातें होंगी। और आपको पता है कि कोई भी जब कंपैरिजन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, तो पैरामीटर्स और क्राइटेरिया की जरूरत होती है। पैरामीटर्स और क्राइटेरिया आप नहीं लेंगे तो एक अच्छा नॉलेज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ जो एनसीईआरटी में जो क्राइटेरिया लिया गया है डिस्कशन का, वो लिया गया है ग्रोथ ना बोले बल्कि ये बोले न्यूट्रिशन लिया गया है, ठीक है। न्यूट्रिशन एक पैरामीटर है और न्यूट्रिशन पैरामीटर में प्लांट और एनिमल्स को कंपेयर किया गया है। प्लांट्स और एनिमल को कंपेयर किया गया है। आपको पता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल जो है वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और ये जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये प्लांट के किस पार्ट में होता है? ग्रीन पार्ट में होता है। एनसीईआरटी में मेंशन है ग्रीन और नॉन ग्रीन, तो जो भी आपको पार्ट ग्रीन दिखे आपको प्लांट का, वो पार्ट में क्या प्रेजेंट है? एक यूनिक पिगमेंट प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। यही क्लोरोफिल है जो उस प्लांट के ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन साइमल्टेनियसली आपको ये भी मिलेगा कि कुछ ऐसे पार्ट है प्लांट के जो नॉन ग्रीन है। वो क्या है? नॉन ग्रीन है। और नॉन ग्रीन जो पार्ट होते हैं, ठीक है, वो ग्रीन वाले पार्ट के हेल्प से बनते हैं, बट उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। यहीं पे मैं रोक रहा हूं प्लांट वाला पॉइंट न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एनिमल को। तो एनिमल सब जानता है, कौन नहीं जानता है कि एनिमल हेटेरोट्रॉपिक है? एनिमल तो प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट से ही वो सारी चीजें मिलती हैं एनिमल के सरवाइव करने के लिए। तो इसको ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, इसको ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। बस ये समझिए कि न्यूट्रिशन यहाँ पे एक पैरामीटर है, न्यूट्रिशन एक पैरामीटर है। नेक्स्ट आइए आप मूवमेंट्स पे आइए। तो मूवमेंट जब डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मूवमेंट्स जो है एक नॉर्मल मूवमेंट से डिस्कशन पहुंच गया है मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स तक। आप पूरे एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे मूवमेंट टॉपिक को, यहाँ पे मूवमेंट्स पैरामीटर पे जब कंपेयरिंग करेंगे तो मूवमेंट्स को पढ़ते पढ़ते मूवमेंट्स में एक नया वैरायटी एडवांसमेंट आया है। वो क्या आया है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, ठीक है। क्या आया है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। बट उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि आपको पता है कि एनिमल्स में लोकोमोशन और मूवमेंट्स तो स्मूथली होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास हैं। मैं जैसे अब बार बार ये हाथों का, अपने हैंड का या फॉरलिम्ब का मूवमेंट्स कर रहा हूँ, ये क्या है? मूवमेंट इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट, ठीक है। या मैं वॉक करूंगा तो वो क्या होगा? लोकोमोशन होगा, वो प्लेस चेंज कर रहा हूँ मैं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है एनिमल को लेकर। लेकिन जब प्लांट की बात आती है तो प्लांट में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है कि प्लांट्स में भी मूवमेंट्स होता है। प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होगा बट मूवमेंट होगा, ठीक है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपके इसी चैप्टर में दिए हुए हैं। प्लांट मूवमेंट जब टॉपिक आपका स्टार्ट होगा तो आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उस एग्जाम्पल से शायद आप रिकॉल कर जाएं। एग्जाम्पल क्या है? मिमोसा प्यूडिका, मतलब कि ये छुई मुई का प्लांट एक है, ठीक है। मिमोसा प्यूडिका इसका बॉटनिकल नेम है। और ये जो प्लांट है, इस प्लांट का को जो है, इसके लीफ को अगर आप फिजिकल टच करते हैं, फिजिकल टच, तो
इसके इसके लीफ का जो बेस होता है, लीफ बेस वो डाउन हो जाता है, उसमें टर्जिडिटी की वजह से वो नीचे डाउन कर जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है। लीफ का डाउन होना क्या है, मूवमेंट है, और ये मूवमेंट्स प्लांट्स में हो रहा है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि मूवमेंट्स प्लांट्स में होता है। ठीक है, सिमिलरली आप सनफ्लावर देखिए, सनफ्लावर क्या होता है, सनलाइट को के डायरेक्शन में उसका एरियल पार्ट बेंड कर जाता है, एरियल पार्ट बेंड कर जाता है, उसका जो डायरेक्शन है वो सन की तरफ हो जाता है। और ये जो बेंड होना या डायरेक्शन चेंज होना एरियल पार्ट का, ये क्या है, इज आल्सो काइंड ऑफ मूवमेंट, इज आल्सो काइंड ऑफ मूवमेंट्स। वैसे ही एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, वो एग्जांपल क्या है, जैसे ग्रेविटी को लेकर, ग्रेविटी एक पैरामीटर है, ग्रेविटी के बिहाफ पे रूट हमेशा नीचे होते हैं और शूट हमेशा ऊपर होते हैं। ठीक है, रूट जब भी मूव करेगा, ग्रोथ करेगा तो सॉइल के अंदर जाएगा, और शूट जब ग्रोथ करेगा तो हमेशा वो एरियल पार्ट का हिस्सा बनेगा। तो ये जितनी भी एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, जो मिमोसा प्यूडिका का एग्जांपल बताया आपको जो सनलाइट का एग्जांपल बताया, सनफ्लावर वाला, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको मिलेगा कि प्लांट में भी मूवमेंट होता है। लेकिन सॉरी, प्लांट का जो मूवमेंट होता है वो ज्यादा ऑब्जर्वेबल नहीं होता है। वो हमने आज तक हमें जूनियर क्लासेस में उतना फोकस्ड स्टडी करके नहीं बताया गया है। अब आप वो टाइम आ गया है कि आपको फोकस स्टडी कराया जाएगा। ठीक है, मेरी बात सुनिए ध्यान से। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि प्लांट में इजिली नहीं हम ऑब्जर्व कर सकते हैं मूवमेंट्स को, बट मूवमेंट होता है, लोकोमोशन नहीं होता है। और एनिमल में मूवमेंट भी होगा और लोकोमोशन भी होगा। लेकिन मैंने अभी जस्ट बताया कि ये मूवमेंट की जो स्टोरी है यहीं पे फिनिश नहीं होने वाली है। मूवमेंट की स्टोरी आपकी कहाँ तक जाएगी, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स तक जाएगा। और ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आपका डिस्कस है, जो आपका सेकेंड पैराग्राफ है वहां पे डिस्कस किया गया है। और ये बताया गया है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इज इनविजिबल मूवमेंट्स, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इज इनविजिबल मूवमेंट्स। और अगर आप मूवमेंट्स को एक लिविंग क्राइटेरिया बनाते हैं, ठीक है, अगर आप मूवमेंट को कंसीडर करते हैं लिविंग क्राइटेरिया में, तो मूवमेंट्स में दो तरह के मूवमेंट्स होंगे, एक विजिबल होगा और दूसरा इनविजिबल होगा। दोनों को इंक्लूड करेंगे तब जाकर हम डिस्कशन कर पाएंगे कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर आपने विजिबल को कंसीडर किया और इनविजिबल को छोड़ दिया तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपके दिमाग में बार बार चल रहा होगा कि सर इनविजिबल क्या है, कब आएगा, सर कब बताएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनविजिबल मैं जस्ट बताने वाला हूँ। अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्लांट के केस में विजिबल और इनविजिबल दोनों आएंगे और दोनों को लेकर आपको डिस्कशन करना है। अगर आपने इनविजिबल को ड्रॉप कर दिया और विजिबल को कैरी कर लिया तो वो प्रॉपर स्टडी नहीं माना जाएगा। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, विजिबल मूवमेंट्स एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट एनफ। मतलब सीधा सा है कि अगर आप विजिबल मूवमेंट्स को ओनली कंसीडर करेंगे तो लाइफ के डिफाइन करने के लिए वो एनफ नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है। सो दैट हमको विजिबल भी लेना होगा और इनविजिबल भी लेना होगा। दोनों को मिलाकर हम ये बताएंगे कि लाइफ का ये कैरेक्टर या ये पैरामीटर मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनना होगा। और ये जो लाइन मैंने लिखी है विजिबल मूवमेंट, आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है वो ही लाइन है। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन। मेरे पास एनसीईआरटी भी है तो मैं चाहूंगा कि बार एनसीईआरटी आपके सामने मैं रीडिंग कर दूं। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट्स एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट एनफ। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, ये आपको नोट करना है। जब भी आपके यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे तो आपको ये लाइन आपको मेंशन करना है, तभी आप इम्प्रेसिव मार्क्स पा सकते हैं। और मैं इसीलिए ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स में बार बार डिस्कस करता हूँ। ज़्यादातर लोग टीचर्स छोड़ देते हैं इसको, लेकिन मैं लेके चलता हूँ इसको। ठीक है, अब सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट पॉइंट फिनिश हो गया। अब सेकेंड पॉइंट
सुनिए ध्यान से। सेकेंड पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स है क्या। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी आप कोई भी सेल की स्टडी करिए, आप किसी भी सेल की स्टडी करेंगे तो सेल के अंदर बहुत सारे चीजें होती हैं। जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, वाटर एंजाइम्स, प्रोटीन्स, आयंस, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ठीक है। हो सकता है कोई चीज यहाँ पे फॉर्म हो रही हो और उसकी जरूरत यहाँ पे हो, या कोई चीज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, कोई मटेरियल और उसकी नीड यहाँ पे हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो चीज यहाँ पे फॉर्म हो रही है वहां से वो मूव करेगी। ठीक है, और सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल है वो क्या है एक्चुअली में, वो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स है। वो क्या है, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो आप जब सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की बात करेंगे तो उसी को आप एक नेम दे सकते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। और आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स जो है स्मॉल साइज के होंगे। ठीक है, मतलब कि वो नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसलिए उसको इनविजिबल में कंसीडर किया गया है, इनविजिबल मूवमेंट्स में कंसीडर किया गया है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इज ए इनविजिबल मूवमेंट्स, और जब तक इसको कंसीडर नहीं करेंगे तब तक आप मूवमेंट्स को क्राइटेरिया बना के, लिविंग क्राइटेरिया बना के डिस्कस नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पैराग्राफ का एक पॉइंट था। सेकेंड पैराग्राफ में एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मैं आपको आपके सामने रीड कर दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नेसेसरी फॉर लाइफ? इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? तो आंसर होगा यस। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सेल के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, उन प्रोसेस का रिएक्टेंट या मॉलिक्यूल्स फॉर्म किसी दूसरे प्लेस पे हो रहा है सेल के, और वहां से वो मूव करके आप आ रहा है दूसरे प्लेस पे। तो ये जो शिफ्टिंग है, मूवमेंट है, ये नेसेसरी है। अगर ये नहीं होगा तो कंप्लीट प्रोसेस नहीं होगा, और कंप्लीट नहीं होगा तो वो ज्यादा दिन तक वो ऑर्गेनिज्म या सेल सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए ये जो है इनविजिबल मूवमेंट्स नेसेसरी होते हैं, क्योंकि ये लाइफ से जुड़े हुए बहुत सारे प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पैराग्राफ का लास्ट जो पॉइंट है वो समझिए आप। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कोरोना पीरियड चल रहा है। कोरोना में समझते हो ना आप, कोरोना में आजकल हो क्या रहा है कि वायरस वायरस वायरस, चारों तरफ वायरस दिख रहा है। तो यहाँ पे जो वायरस का जो डिस्कशन है वो ये है कि वायरस में क्या मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होता है? नहीं होता है। आंसर क्या है? नहीं होता है, क्योंकि वायरस इज ए नॉन लिविंग थिंग आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, मतलब कि अगर सेल के बाहर या ऑर्गेनिजम्स के बाहर अगर कोई वायरस है, ठीक है, तो वो नॉन लिविंग है। और जब वो लिविंग सिस्टम में वायरस इंटर करता है तो वायरस लिविंग हो जाता है, और जैसे ही वायरस लिविंग होता है उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है कि जो वायरस है वो लिविंग होस्ट में जब तक नहीं जाएगा तब तक उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, मैं हर लाइन को बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप याद कर सके। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप फिर से रिपीट करिए, आप अपने आप सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये आपका दे रहा है, क्वेश्चन एक और है जो थर्ड पैराग्राफ में है। थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में वो क्वेश्चन मैं फिर से एक बार वो नया क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? क्यों मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जो है हमारे लिए, लाइफ के लिए जरूरी है? मैंने अभी जस्ट आंसर बताया कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिस प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस और फॉर्मेशन प्लेस कहीं और होता है और यूटिलाइजेशन प्लेस कहीं और होता है। एक ही सेल में एक जगह पे यहाँ पे फॉर्म होगा तो यहाँ पे यूटिलाइज होगा।
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के लिए जो मूवमेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। और ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स है वो लाइफ प्रोसेसेस में कहाँ कहाँ पे किस किस टाइप के प्रोसीजर में, किस टाइप के सिस्टम, ऑर्गेनिक सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि जब एनर्जी फॉर्मेशन की बात होगी तब जरूरत होगी, जब आप ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तब इसकी जरूरत होगी, ठीक है। जब आप रिस्पायरेशन की बात करेंगे तब इसकी जरूरत होगी। जब ऐसे बहुत सारे कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस है जहाँ पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की जरूरत होगी, इसीलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स लाइफ के लिए नेसेसरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन के तीनों पैराग्राफ क्लियर कर लिए। होप सो आप इस तीनों पैराग्राफ को हार्ड कॉपी से, दैट मीन्स कि अगर बुक होगी आपकी किसी की तो आप उसको पढ़िएगा, उस पर वर्क करिएगा, उसकी रीडिंग करिएगा, उसके क्वेश्चंस पढ़िएगा, उसमें कॉन्सेप्ट सर्च करिएगा। कॉन्सेप्ट सर्च करने का मतलब कि मेरे लेक्चर सुनिएगा और बुक्स को पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना ही है आपका, ठीक है। और अगर नहीं आपके पास टेक्स्ट बुक है हार्ड कॉपी के फॉर्म में तो आप जो है इंटरनेट से एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से ये 3 पैराग्राफ के आप राइटिंग नोट्स बना के अलग कर लीजिए और इसमें मेरे लेक्चर को ऐड करके इसको कंपेयर करिए, अपने आप ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको नोट्स बनाना ही बनाना है, नोट्स बिना बनाए काम नहीं चलने वाला है इस साल, ठीक है। मैं इस साल हर एक लेक्चर के बाद आपका नोट्स देखने वाला हूँ, इसमें कोई जो है इग्नोरेंस नहीं चलने वाला है, ठीक है। सीरियस हो जाइए फिर से एक बार, ठीक है। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपके ऑफलाइन क्लासेस तो होने ही है, अभी जो है कुछ ना कुछ आप स्टडी करते रहिए जैसे जैसे लेक्चर्स आपके चलते जा रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, गुड नाइट।